हेलो 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 नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल पर। मेरा नाम है सुमित और आपके सामने एक बार फिर से मैं उपस्थित हो चुका हूं साइंस की महत्वपूर्ण क्लास के साथ। और ये एनसीईआरटी स्पेशल सीरीज वाली क्लास है जिसमें हम लोग एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर टू द पॉइंट लगातार चर्चा करते हैं। और इस क्रम में हम लोग आज जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 6। एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस की बुक को डिकोड कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है कंबशन एंड फ्लेम, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और ये सेशन उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत उपयोगी है जिनको भी साइंस पढ़ना है किसी एग्जाम्स की तैयारी के लिए या अपने कॉन्सेप्ट्स को बेहतर करने के लिए। अगर आप सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पेपर 2 आपका मैथ साइंस है, तो निश्चित तौर पर आप इस सेशन को देखिए। अगर आप बीपीएससी टीआरई एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आपको साइंस का कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो फिर ये सेशन आपके लिए ही है। इसके अलावा अगर आप एमपी टेट वर्ग 2 एग्जाम जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या सुपर टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आने वाले समय में करना चाहते हैं, रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर डी ट्रिपल एस बी जैसे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और साइंस आपको पढ़ना है, तो निश्चित तौर पर ये सेशन आप ही के लिए है। और इस सेशन में आप आइए, जुड़िए और लगातार इस मेरे साथ इस साइंस की दुनिया में आगे बढ़िए। देखो, पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैप्टर तक पहुंचे हो तो इसका मतलब है ये छठा चैप्टर है। दैट मीन्स इससे पहले 5 चैप्टर ऑलरेडी इस क्लास के साइंस बुक को डिकोड करने के क्रम में मैं इस चैनल पे अपलोड कर चुका हूं। इसी चैनल के प्लेलिस्ट में वो सारे के सारे वीडियोस मौजूद हैं, आप समय निकाल करके उसे जरूर देखिए और आज के सेशन में मेरे साथ अभी आगे बढ़िए। ठीक है जी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो YouTube चैनल जिस पे आप ये सेशन देख रहे हैं ये आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लेना है आप लोगों को। ठीक है ना, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सूचना मिलती रहे इस चैनल पे जो भी क्लासेस वगैरह अपलोड होती है उसके संदर्भ में। और टेलीग्राम चैनल भी यही है, साइंस बाय सुमित सर करके नाम है, और इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मैं लिंक वगैरह शेयर करता रहता हूँ, इंफॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ। तो यूट्यूब चैनल जिस पे आप ये क्लास देख रहे हैं ना, इसको सब्सक्राइब करना जरूरी है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उन लोगों से जिन्होंने नहीं किया है, और जिन्होंने कर लिया उनको थैंक यू। ठीक है जी। तो चलिए आज अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। पार्ट 1 है कंबशन एंड फ्लेम के कॉन्सेप्ट को देखने का, समझने का प्रयास हम करेंगे। ठीक है ना। देखो, कैंडल से शुरुआत करते हैं। आपको विजुअल दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। मोमबत्ती से शुरुआत करते हैं। मोमबत्ती जलने की प्रक्रिया से हम सब लोग परिचित हैं। और मोमबत्ती के जलने या कोयले जैसे ईंधन के जलने में एक अंतर है। अंतर तो है, आप देख सकते हो इस कैंडल को जलने के क्रम में आपको ये फ्लेम जैसी चीजें यहाँ पे दिख रही है। आग की एक ज्वाला आपको यहाँ पे दिख रही है। अब कोयला भी जलता है तो ऊष्मा गर्मी यहां से भी निकलती है, लेकिन इसमें इस तरीके की फ्लेम या ज्वाला जैसी चीजें कोयले में नहीं दिखाई दे रही है। और अनुमान यही है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन दोनों में ये बुनियादी अंतर है तो मैं समझता हूँ ठीक है, यही अनुमान है जो आप सही लगा रहे हैं, दिमाग में सोच रहे हैं। मोमबत्ती फ्लेम यानी कि ज्वाला के साथ जलती है, जो कि आप इस विजुअल में भी देख सकते हैं, जबकि कोयले में ऐसी आग की लपेटें नहीं होती है, ज्वाला नहीं होता है, फ्लेम नहीं होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। इसी प्रकार आप ऐसे अनेक पदार्थ पाएंगे जो बिना ज्वाला के जलते हैं। कोयला उसका एक एग्जाम्पल है जिसमें फ्लेम नहीं होता है, और ऐसे और भी अन्य पदार्थ आप पाएंगे जिसमें फ्लेम होता है। तो जलने जैसी रासायनिक प्रक्रम और इस प्रक्रम में उत्पन्न फ्लेम के प्रारूपों का अध्ययन इस चैप्टर में हम लोग करने वाले हैं। फिलहाल इस डिस्कशन से, एक छोटे से इंट्रोडक्टरी डिस्कशन से इतना तो हमें पता चल गया कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसको जब हम जलाते हैं, वो जब जलता है तो वो फ्लेम के साथ, ज्वाला के साथ दहन करता है, और कुछ पदार्थ बिना फ्लेम के साथ जलता है, ऐसे ही बिना ज्वाला के साथ जलता है। अब सबसे तकनीकी तौर पर अगर देखा जाए इस पॉइंट में, तो एक टर्म आता है जब आप किसी चीज को जल, जैसे कैंडल का जलना, कोयले का जलना या किसी और अन्य पदार्थ, लकड़ी का जलना, उसको ना साइंस की भाषा में ना कंबशन कहा जाता है, दहन कहा जाता है। जलने की ही एक प्रक्रिया है। और टेक्निकली देखा जाए तो ये जो कंबशन है ना, इट्स अ केमिकल प्रोसीजर। ये एक केमिकल प्रोसेस है, रासायनिक प्रोसेस है, प्रक्रम है, जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है। यानी कंबशन या दहन एक तरीके का केमिकल प्रोसेस है जिसमें जो भी पदार्थ इस दहन की प्रक्रिया में इन्वॉल्व होता है वो बेसिकली ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और हीट
हमें प्रदान करता है, ऊष्मा हमें प्रदान करता है। सो इट्स अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबशन। ठीक है ना, तो इसीलिए इसको हम कंबशन के तौर पर, दहन के तौर पर, इसमें ऑक्सीजन जैसे इनपुट बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस पदार्थ का एक्चुअली में कंबशन हो रहा है, दहन हो रहा है, उसे हम दाही पदार्थ कहते हैं। हिंदी में लिखा है द सब्सटेंस, दाही का मतलब क्या है, द सब्सटेंस दैट अंडरगो कंबशन इज सेड टू बी कंबशेबल सब्सटेंस, यानी दहन योग्य पदार्थ। कुछ पदार्थ आसानी से दहन योग्य होता है ना, जल जाता है, और किसी किसी पदार्थ में दहन की क्षमता नहीं होती है, तो अदाह्य पदार्थ उसको कहा जाता है। और जो दाह्य पदार्थ है, जैसे कोयला हो गया, लकड़ी हो गया, केरोसिन हो गया, वही तो ईंधन है, उसी को तो ईंधन कहा जाता है, फ्यूल कहा जाता है। ईंधन ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है, इसकी वेराइटीज है जिसके ऊपर हम अभी बात करेंगे। तो दाह्य पदार्थ ही कंबसेबल सब्सटेंस ही यूजुअली ईंधन कहला सकता है। कभी कभी दहन के समय जब आप किसी पदार्थ को जलाते हो, दहन करवाते हो, तो दहन के समय फ्लेम या ज्वाला के रूप में अथवा एक लौ के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। और अभी अभी हमने देखा कि हर पदार्थ में ऐसा नहीं होता है, कुछ पदार्थ फ्लेम उत्पन्न करता है और कुछ उत्पन्न नहीं करता है। उदाहरण के लिए देखा जाए, जैसे क्लास 7 के बारे में कुछ रिकॉल करने के लिए यहाँ पे बताया गया है। कक्षा 7 में मैग्नीशियम फीते के बारे में आप सोचो, मैग्नीशियम दहन के क्रियाकलाप का स्मरण कीजिए। हमने देखा था कि मैग्नीशियम के फीते को जब हम जलाते हैं तो ये जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, MgO जिसको हम कहते हैं, और ऊष्मा तथा प्रकाश भी उत्पन्न करता है। यानी ऊष्मा भी, प्रकाश भी उत्पन्न होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इस प्रकार का क्रियाकलाप हम एक कास्ट कोयले का टुकड़ा लेकर भी कर सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम के फीते को जलाते हैं, उसी तरीके से अ पीस ऑफ चारकोल जिसको कहते हैं ना, इसके साथ भी इस क्रियाकलाप को हम दोहराने का प्रयास कर सकते हैं। कास्ट कोयले या पीस ऑफ चारकोल जिसको हम कहते हैं ना, कास्ट कोयले के टुकड़े को संडासी से पकड़िए और एक मोमबत्ती अथवा बुनसेन बर्नर की ज्वाला के निकट ले जाइए और आप क्या देखते हैं इसका पता लगाइए। आप जानते हैं कि कास्ट कोयला वायु में जलता है। हम जानते हैं कि कास्ट कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश देता है, लेकिन अंतर क्या है ये भी आपको पता है। शुरू में इसी के ऊपर बात कर रहे थे। तो देखो मैग्नीशियम का दहन किस तरीके का विजुअल दिखा रहा है, और कोयले का, कास्ट कोयले का या कोयले का दहन किस तरीके का विजुअल दिखा रहा है ना। इसमें फ्लेम नहीं आपको दिखता उस तरीके से। ठीक, ऊपर दी गई अभिक्रियाओं में मैग्नीशियम और कास्ट कोयला दोनों के दोनों कंबस्टेबल सब्सटेंस है। ये जल सकते हैं, कोयला भी जल सकता है, चारकोल भी जल सकता है, मैग्नीशियम भी कंबस्टेबल सब्सटेंस है। ठीक है, ऐसे में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको आप जलाने का प्रयास भी करते हैं तो वो नहीं जलता है। जैसे चौक की बात कर लो, पत्थर की बात करो, आयरन रॉड की बात करो, कॉपर की बात करो, कॉपर कॉइन की बात करो, कांच की बात करो, इसमें से कोई भी दाह्य पदार्थ नहीं है। इनको क्या बोलते हैं, अदाह्य पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, और जो जल सकता है, पेपर, वुड, चारकोल या कार्डबोर्ड या स्ट्रॉ जो भी है, उसको हम दाह्य पदार्थ कहते हैं। तो कंबसेबल कौन सा पदार्थ है और कंबसेबल, नॉन कंबसेबल कौन सा पदार्थ है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। पत्थर का टुकड़ा ऐसे जलता है जैसे कोयला जल जाता है, या कांच या ग्लास ऐसे जलता है, आयरन रॉड वैसे जलता है जैसे लकड़ी जल जाता है, नहीं ना। तो थोड़ा अनुमान से भी आप बता सकते हैं कि कंबसेबल सब्सटेंस किसको कहते हैं और नॉन कंबसेबल सब्सटेंस किसको कहते हैं। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, बेसिक प्रश्न है, आप आराम से कर लोगे इसका आंसर। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं क्या है हमारे सामने, क्या पैटर्न है। एक स्क्रीन पे कुछ इनपुट दिख रहा है हमें, ये हमें कुछ बताता है। क्या लिखा हुआ है इस पे, हमें बताया गया था कि भोजन हमारे शरीर के लिए एक ईंधन है, फ्यूल फॉर द बॉडी। जब हम खाना खाते हैं ना, तो अभी एक ईंधन की बात हुई ना, ईंधन से क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, ऊष्मा मिलती है, और उसका अपना उपयोग किया जाता है। लकड़ी, कोयला, डीजल, पेट्रोल सब ईंधन है। हमारे शरीर को चलाने के लिए भी लगातार ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये ऊर्जा हमें लकड़ी, कोयले से वैसे नहीं मिलेगा जैसे गाड़ी को, बस को मिलती है ना, या ट्रेन को मिलती है। हमारा, चूंकि हम बायोलॉजिकल सिस्टम का एक एग्जाम्पल है, और हमें भी एनर्जी चाहिए, और उस कैटेगरी में हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत है हम जो खाना खाते हैं वो भोजन। ठीक है, भोजन हमारे लिए एक तरीके का ईंधन है,
क्योंकि भोजन में हम अलग अलग चीजों को प्राप्त करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए भोजन में जो कार्ब्स के रिसोर्स है, कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे चावल है या फिर रोटी है, फल है, मीठे फल है, या एंड सो ऑन, बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये जब हम खाते हैं तो इससे फाइनली हमारे बॉडी को ग्लूकोज मिलता है, और यही ग्लूकोज बेसिकली कहा जाता है, ये ग्लूकोज सेल के अंदर, हमारे सेल में जब जाता है तो यही ग्लूकोज टूटता है सिंपल फॉर्मेट में CO2 और H2O में, और तब जाकर के इस ग्लूकोज की ऊर्जा एटीपी के रूप में निकलती है, और सेल इसी को यूटिलाइज करता है, और सेल अपनी गतिविधियों को एटीपी के ऊर्जा फॉर्मेट में आगे बढ़ाता है। एटीपी एनर्जी चाहिए, और एटीपी ग्लूकोज से आता है, और ग्लूकोज भोजन से आता है। तो खाना नहीं खाएंगे तो फिर ग्लूकोज का क्या मतलब, खाना नहीं खाएंगे तो ग्लूकोज कहाँ से आएगा, है ना। तो ग्लूकोज हमारे लिए ईंधन है, यानी ईंधन हमारे लिए भोजन है एक तरीके से, ठीक है। तो इसीलिए इसका जवाब यहाँ पे लिखा है कि ठीक ही तो है। अगर भोजन को हम शरीर का ईंधन कहते हैं तो ये ठीक है। हमारे शरीर में भोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर डिकम्पोज होता है, ये जो ग्लूकोज की अभी हमने बात की है, और ग्लूकोज टूट करके फाइनली CO2 और H2O में बदलता है, और एटीपी एनर्जी निकलती है। तो ये मतलब बहुत ही टेक्निकल प्रोसेस है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। मैं तो अभी फिलहाल बेसिक बात बता रहा हूं। यहाँ ग्लूकोज को तोड़ने के लिए सेल में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, खास करके जो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीश्वसन प्रक्रिया होती है सेल के अंदर, उसी में ग्लूकोज का जो एक पार्ट होता है पायरुविक एसिड, वो इस रूप में टूटता है, और फिर ये प्रोसेस आगे बढ़ता है। तो बिना ऑक्सीजन के ये प्रोसेस नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाली यही प्रक्रिया ऑक्सीजन के द्वारा ही होती है। इसलिए ऑक्सीजन की मौजूदगी में हम कैजुअली बोल देते हैं कि हमारी ही कोशिकाओं में ग्लूकोज टूटता है, और फिर एटीपी एनर्जी निकलती है, और हमारी सेल को उससे फिर काम करने को एक तरीके से लिबर्टी मिलती है। एटीपी को सेल यूटिलाइज करता है। तो ठीक है, ये ग्लूकोज से आता है। तो ये बात अगर यहाँ पे लिखी हुई है कि हमारे शरीर में भोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके डिकम्पोज होता है, अपघटित होता है, मतलब ग्लूकोज टूटता है CO2 H2O में, और ऊष्मा या ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये बात हम पहले से ही जानते हैं, और इसके ऊपर हम बायोलॉजी में आगे डिटेल से भी बात करते रहते हैं। फिलहाल के लिए जो फूड आपने खाया, जो ऑक्सीजन आपने लिया, उस ऑक्सीजन के जरिए ही फूड को तोड़ा जाएगा, और एनर्जी आपके सेल को मिलेगी एटीपी के रूप में। इट्स अ प्रोसेस। अब ये बायोलॉजी की बात है, तो बायोलॉजी में इसको हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल इसको लिंक करके बताया गया है कि ईंधन क्या करता है। ईंधन ऊर्जा देता है, तो ईंधन जो हमारे बॉडी के लिए एनर्जी चाहिए वो भी ऊर्जा देगा, और हमारे बॉडी के लिए ईंधन जो है वो एक्चुअली हमारा भोजन है जो हम खाते हैं, उसी में बहुत कुछ होता है। ठीक है जी, थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। एक एक्टिविटी की बात होगी। ऑब्वियसली मैं इस बुक में जो भी एक्टिविटीज है उनमें से उन एक्टिविटीज को जरूर आपके साथ शेयर करने का प्रयास करता हूं जहां से मुझे लगता है कि एक भी प्रश्न बनने के चांस है। अभी नॉर्मल एक्टिविटी अगर होगा तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर एक्टिविटी में कोई प्रश्न छुपा हुआ है तो वो मैं जरूर आपको बताऊंगा। और चूंकि यहाँ इस 6.2 एक्टिविटी में प्रश्न छिपा हुआ है, इसलिए मैं इसका जिक्र करना जरूरी समझता हूँ। तो थोड़ा सा समझ लीजिए क्या है, और तो ये समझ जाएंगे, बहुत मुश्किल नहीं है। यहाँ एक एक्टिविटी के जरिए हमें ये समझाने का प्रयास किया गया है, लेट अस इन्वेस्टिगेट कंडीशंस अंडर व्हिच कंबशन टेक प्लेस। मतलब उन परिस्थितियों का पता लगाएं जिनमें दहन होता है, कंबशन होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, दहन के लिए वायु आवश्यक है। ये बात शायद मैं कंक्लूजन के तौर पर पहले बता देता हूं, यहां लिखा हुआ वायु क्यों चाहिए, क्योंकि वायु में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन चाहिए कंबशन के लिए, है ना। और उसी क्रम में एक 3 पिक्चर आप यहाँ पे देखो। एक मोमबत्ती को जलाने के लिए पहला पिक्चर आप देखो, ए पिक्चर जलाया गया है, और एक कंटेनर से इसको ढक दिया गया, लेकिन ये भी खुला हुआ है, ओपन है, और नीचे भी ओपन है। देखा जाए तो एक लकड़ी का कोई एक टूल लिया गया है, कुछ मतलब एक पार्ट लिया गया है, इसके ऊपर इसको रख दिया ताकि अंदर से ऑक्सीजन जाए। ये जल रहा है, पहले पिक्चर में इसको ऑक्सीजन मिल रहा है, मोमबत्ती जल रहा है। ठीक है। दूसरे पिक्चर में ये वाला हटा दिया गया लकड़ी का, मतलब अंदर यहां से जो ऑक्सीजन जा सकता था, ठीक है, ये इस रास्ते को बंद कर दिया गया। और तीसरे में ऊपर भी बंद कर दिया गया। तो
तीसरे वाले केस में तो बिल्कुल नहीं जलना है इस कैंडल को। अभी देखो क्या बताया जा रहा है। एक जलती मोमबत्ती को मेज के ऊपर रखिए और कांच की चिमनी को मोमबत्ती के ऊपर लकड़ी के दो गुटकों की सहायता से इस प्रकार रखिए कि वायु का चिमनी में प्रवेश होता रहे, जैसे कि पिक्चर 1 में दिखाया गया। दोनों साइड से, ऊपर से भी और नीचे से भी हवा प्रवेश कर रही है। देखिए ज्वाला जो मोमबत्ती में निकल रहा है, फ्लेम, उसमें क्या हो रहा है। ठीक है, ज्वाला आपको ठीक ठाक मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब कुछ सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है। अब लकड़ी के गुटके को हटाकर चिमनी को मेज पर टिका दीजिए। पुनः ज्वाला को देखिए, यानी बी केस में देखिए, ये वाला ओपन है, लेकिन ये जो यहां से जाने की व्यवस्था है उसको आपने काट दिया, हटा दिया। अब इसको ऐसे कर दिया। ऑब्वियसली वैसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा इसमें जैसे पहले केस में मिल रहा था, वैसे एयर नहीं मिलेगा जैसे पहले केस में मिल रहा था, और तीसरे केस में तो बिल्कुल नहीं, है ना। अंत में कांच की प्लेट चिमनी के ऊपर रख दीजिए, जैसे कि सी पिक्चर में देख रहे हैं। पुनः ज्वाला को देखिए। तीनों ही स्थितियों में क्या होता है, अनुमान लगाइए, गौर कीजिए। क्या ज्वाला कंपन करती हुई बुझ जाती है? क्या यह कंपन करती हुई और धुआं देती है? क्या यह अप्रभावित जलती रहती है? क्या हो रहा है, दिखाई क्या दे रहा है? क्या आप दहन प्रक्रम में वायु की भूमिका के बारे में कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं? यस, निकाल सकते हैं, क्योंकि हम पाते हैं कि दहन या कंबशन के लिए वायु जरूरी है, आवश्यक है। पहली अवस्था में मोमबत्ती बेझिझक निर्बाध रूप से जल रही है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है उसको, जबकि वायु चिमनी में नीचे से प्रवेश कर सकती है। अवस्था बी में जब चिमनी में नीचे से वायु प्रवेश नहीं कर पाती है तो ज्वाला में प्रॉब्लम तो होती है, कंपन शुरू हो जाता है, मतलब कुछ प्रॉब्लम का इंडिकेशन मिल जाता है और धुआं उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। और तीसरी अवस्था जब पूरी तरीके से पैक आउट कर दे तो एक्चुअली में ज्वाला बुझ ही जाती है, क्योंकि उसे वायु बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं हो पाती है। सो ये बात हमें समझ में आ गया कि एयर इज एसेंशियल, वेरी एसेंशियल, इनफैक्ट ऑक्सीजन इज वेरी एसेंशियल। अब इस बच्चे के दिमाग में और क्या है, कुछ इंफॉर्मेशन है तो उसकी भी बात कर लेते हैं। क्या इंफॉर्मेशन? हमने पढ़ा है कि सूर्य अपनी ऊष्मा और प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है। सन की बात हो रही है। अगर इस बच्चे ने पढ़ा है तो हमने भी पढ़ा होगा। हाँ ठीक है, सन इज अ स्टार, तारा है ना, और इसकी ऊष्मा और प्रकाश अपनी होती है, और इसमें एक रिएक्शन होता है। ये रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्शन है। थोड़ा हायर लेवल का ये टॉपिक हो जाएगा, अभी आपके बुक में इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं है। ये नाभिकीय अभिक्रिया है जी, ठीक। व्हाट इज दिस? दिस इज न्यूक्लियर रिएक्शन, नाभिकीय अभिक्रिया और नाभिकीय संलयन, फ्यूजन रिएक्शन है। ये अभी आपको फिलहाल नहीं पढ़ना है, तो फिलहाल इस प्रोसेस को हम यहीं पे रख देते हैं। यानी सूर्य की अपनी ऊष्मा, ऊर्जा है, प्रकाश है, और इसके लिए न्यूक्लियर फेनोमेनन रिस्पॉन्सिबल है। तो सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होती है। इसे नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। हाइड्रोजन का फ्यूजन होता है, हीलियम बनता रहता है, भयंकर अमाउंट में एनर्जी निकलती रहती है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया इसको कहते हैं, जिसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। साइंस की ही कॉन्सेप्ट में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आपने सुना होगा कि जब किसी व्यक्ति को के वस्त्र में, कपड़े में आग पकड़ लेता है ना, तो आग बुझाने के लिए व्यक्ति को कंबल से ढक देते हैं। ये एनसीईआरटी के बुक में इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है। जैसे अनफॉर्चुनेटली मान लो आग से दुर्घटना भी हो जाती है ना, अगर किसी व्यक्ति के कपड़े में आग पकड़ ले तो उससे बचाने के लिए ना पहले हम लोग क्या करते हैं, कंबल वगैरह से उसको ढकने का प्रयास करते हैं। अब इसका लिंक आपको मिल जाएगा। सवाल पूछा जा रहा है क्यों, आप खुद सोचो। आग लगी है, दहन हो रहा है, प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, उसके लिए एक इनपुट की जरूरत होती है। अभी अभी हमने एक एक्टिविटी में देखा है, और उस इनपुट से हमें पता चला है कि कुछ सहायक चीज है जिसकी वजह से कंबशन चलता रहता है। अगर कहीं आपने उस चीज को कट ऑफ कर दिया, एयर की बात हो रही है, कंबल से ढकने के बाद ऐसा ही कुछ कर सकते हैं।
तो जिस वजह से कंबशन की प्रक्रिया चल रही है उस वजह को अगर आपने कट ऑफ कर दिया तो शायद कंबशन आगे ही ना बढ़े, है ना। तो सुरक्षा के लिए ऐसा करना अगर होता है तो करना किया जाता है, इसलिए कंबल से ढका जाता है। क्या आप माचिस की तिली अपने आप जल उठती है? एक माचिस की तिली अपने आप जल उठती है या इसे जलाया जाता है? आपको कागज के टुकड़ों को जलाने का अनुभव अवश्य होगा। जब जलती हुई माचिस की तिली इसके पास लाते हैं तो कागज, ऑब्वियसली कागज में जब आप लगाते हैं माचिस, जलती हुई माचिस को, तभी जलता है। क्या आप लकड़ी के टुकड़े को जलती माचिस की तिली उसके पास लाकर जला सकते हैं? सबका अपना अपना जलने का एक सिस्टम होता है। लकड़ी या कोयले को जलाने के लिए आपको कागज अथवा मिट्टी के तेल का उपयोग क्यों करना पड़ता है? क्या आप जंगल में लगने वाली आग के बारे में सुना है? देखो, अब 2 3 4 सवाल यहाँ पे लगातार पूछा जा रहा है और इसमें कुछ कॉन्सेप्ट को डिकोड किया जाएगा, इन प्रश्नों के जरिए ही डिकोड किया जाएगा। होता क्या है, जैसे लास्ट वाली जो लाइन है ना, जंगलों में जो आग लगते हैं, फॉरेस्ट फायर जिसको कहते हैं, गर्मी के मौसम में गर्मी जब हद से ज्यादा पड़ने लगे तो कुछ स्थान पर जो सूखी घास है ना उसमें आग पकड़ लेता है, ठीक है, सूखी घास में, और घास से आग पेड़ों में फैलती है और जल्द ही पूरा जंगल आग के चपेट में आ जाता है और इस प्रकार आग को बुझाना बड़ा कठिन हो जाता है। तो ये एक तरीके से ना, घास से आग की शुरुआत हुई, पेड़ पौधों तक चले गए, पूरे जंगल में इकोसिस्टम को खराब कर देता है। ये भी एक दहन ही है, एक तरीके से कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। अब सवाल ये है कि जैसे मैं यहाँ पे दो तीन बातें जो यहाँ पे की गई है उसके आधार पर बोल रहा हूँ। अगर मैं किसी लकड़ी को ऐसे खुला छोड़ दूं तो ऐसे अपने आप ये नहीं जलता है, ठीक है। लेकिन अगर इसके ऊपर मैं मिट्टी तेल डाल दूं, इवन लकड़ी को के पास माचिस भी ले जाऊं और मैं चाहूं कि जल्दी से माचिस लगाने के बाद सीधे ये धू धू करके जलने लगे, नहीं होता है ऐसा। लेकिन थोड़ा मिट्टी तेल डाल दो, हल्का सा माचिस ले जाओ, यहाँ पे जलने लगेगा। प्रैक्टिकली यही होता है। ये घास था, नॉर्मल टेम्परेचर में नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा ये धू धू करके जलने लगा, फिर जंगल में आग लग गया। यहाँ एक टर्म बार बार, एक कॉमन चीज यहाँ पे आ रही है, टेम्परेचर। जिस चीज को जलाया जा रहा है, पेपर को जलाया जा रहा है, घास में आग पकड़ रहा है, लकड़ी को जलाने के लिए मिट्टी तेल डाल रहे हो, तो इससे कुछ ना कुछ उन जलने वाले पदार्थों के टेम्परेचर में कुछ परिवर्तन होता है। कोई भी पदार्थ यूं ही धू धू करके जलने नहीं लगता है। जैसे ए नाम का एक पदार्थ होता है ना, जब इसका टेम्परेचर अप होता है, बढ़ता है, इसमें इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसमें कुछ परिवर्तन होंगे, थोड़ा और बढ़ेगा। मान लो अभी इस लकड़ी का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, या वही जंगल वाले घास की बात कर लेते हैं, घास का टेम्परेचर है अभी 20 डिग्री, बाहर का टेम्परेचर बढ़ा 45 हो गया, 50 हो गया, तो इसका भी टेम्परेचर उसी हिसाब से बढ़ेगा। और इसकी एक क्षमता है, इसकी एक हैसियत है कि इससे ज्यादा टेम्परेचर को ये बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि इसका एक टेम्परेचर पॉइंट ऐसा होगा जो इसको इग्नाइट कर सकता है, इसको जला सकता है। उसको इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं, आईटी बोलते हैं उसको। हर पदार्थ का होता है, किसी का कम, किसी का ज्यादा हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहता हूं इस घास का इग्निशन टेम्परेचर, प्रज्वलन ताप या ज्वलन ताप, सपोज 60 डिग्री सेल्सियस है, मान लेते हैं 60 डिग्री। इसका मतलब है इस पदार्थ को जलाने के लिए कम से कम टेम्परेचर इसका 60 होना चाहिए। अगर 60 से कम होगा तो ये इग्नाइट नहीं होगा। जैसे 60 पे इसका टेम्परेचर पहुंच जाएगा ये इग्नाइट हो जाएगा। आप चाहे वो माचिस की तिली से पहुंचाओ या अपने आप ही पहुंच जाए बाहर की गर्मी से या फिर किसी और कारणों से पहुंचाओ, ऐसा हो सकता है, ये जलने लगेगा, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर मिट्टी तेल डालते हो तो पक्का मिट्टी तेल कुछ इग्निशन टेम्परेचर में ही, लकड़ी के इग्निशन टेम्परेचर में कुछ परिवर्तन करता होगा जिससे वो जलने लगता है ना। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, एक टेम्परेचर नाम का कॉन्सेप्ट होगा, ज्वलन ताप जिसको इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं, उस कॉन्सेप्ट के लिए पूरी बात आपको बताई गई है। क्या ये अनुभव आपको बताते हैं कि विभिन्न पदार्थ विभिन्न ताप पर आग पकड़ते हैं? मैं कहूंगा हाँ। कुछ 60 डिग्री पे पकड़ेगा तो कुछ
500 डिग्री सेल्सियस पे पकड़ेगा। सबका अपना प्रज्वलन इग्नाइट करने वाला एक लिमिट होता है, मतलब उसके ऊपर ही वो लिमिट करेगा। तो बेसिकली वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है ना, उसी ताप को उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहा जाता है। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड IT, इग्निशन टेम्परेचर। वही बात जैसे मैंने बोला कि घास है, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, ये नकली एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। तो घास अगर मान लो 60 डिग्री सेल्सियस पे जलना शुरू कर देता है, तो इसका मतलब ये 60 डिग्री सेल्सियस इसका लोएस्ट टेम्परेचर है जिस पे ये जलना शुरू करेगा। 60 से पहले ये जल ही नहीं सकता है। 61 हो, 62 हो, 65 हो, ठीक बात है, लेकिन मिनिमम टेम्परेचर 60 होना चाहिए। सबका अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होता है, ठीक है। ये आपको मैं एक लिस्ट दिखा देता हूँ, ये देखो, उदाहरण के लिए मैं आपको एक लिस्ट दिखा देता हूँ। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन थोड़ा रेफरेंस क्लियर करने के लिए मैं अपने तरफ से बता देता हूँ। जैसे आपने सुना होगा कि व्हाइट फॉस्फोरस जो होता है ना, सफेद फॉस्फोरस, बहुत नॉन मेटल है, बहुत सक्रिय है। मेटल नॉन मेटल में थोड़ा बताया था, इसको पानी में रखा जाता है। ये इतना सक्रिय है कि खुली हवा में खुद से ही आग पकड़ लेता है। क्यों ना पकड़े? क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर कितना है, सिर्फ 35 डिग्री सेल्सियस। अगर मान लो सर्दी का मौसम है जहां टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, हो सकता है फॉस्फोरस ये ना जले वहां पे, क्योंकि टेम्परेचर अभी 10 ही है। लेकिन गर्मी में तो 45-48 डिग्री टेम्परेचर हो सकता है, और इसको जलने के लिए कितना चाहिए भाई साहब, सिर्फ 35। जैसे ही फॉस्फोरस का मिनिमम टेम्परेचर 35 पे पहुंचेगा, ये खुद ही जलना शुरू कर देगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। और ये बाहर से भी संभव है, इसके लिए माचिस की तिली को फॉस्फोरस के पास ले जाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है जी। तो ये इसका इग्निशन टेम्परेचर है सेल्सियस में, काफी कम है ना। और जिसका कम होता है ना इग्निशन टेम्परेचर, वो झट से जलना शुरू कर देता है, जैसे फॉस्फोरस देख लो, ठीक है। उसी तरीके से मिट्टी तेल देखो, मिट्टी तेल का इग्निशन टेम्परेचर 220 डिग्री सेल्सियस है, ठीक ठाक है। डीजल का 200 कम। जिसका कम होगा ना, समझ लो वो उतनी ही जल्दी से जलना शुरू कर देगा। और लकड़ी का क्या होता है, 300। अब आप थोड़ा सोचो, किताब की भाषा में मत सोचो, अपना दिमाग लगाओ। जब हम लकड़ी को जलाएंगे, ठीक है, तो माचिस या आग जब लकड़ी के पास हम ले जाते हैं, ये लकड़ी है, इसको हमें जलाना है। अब इसके पास मैं आग ले जा रहा हूं, तो आग के जरिए मैं इसको लंबे समय तक इसके पास रखूंगा, तो इस लकड़ी का टेम्परेचर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और इसको जलने के लिए कहां तक पहुंचना है, इसको जलने के लिए 300 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचना है। लकड़ी को जलाना है ना, 300 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचना है, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। लेकिन अगर आप इस लकड़ी के ऊपर मिट्टी तेल डाल दो, सोचो, ऐसा करते हैं ना लोग, प्रैक्टिकल लाइफ में आपने भी देखा होगा। मिट्टी तेल डालने से ऐसा क्या होता है कि लकड़ी आसानी से जलने लगता है। माचिस की तीली वहां रखोगे, जलने लगेगा। तो आप इसका जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा कि जब आप मिट्टी का तेल लकड़ी पे डाल दोगे ना, तो मिट्टी तेल का इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, 220 होता है। तो 300 वाला पदार्थ के ऊपर अगर आपने ऐसा लेयर डाल दिया, ऐसा पदार्थ डाल दिया जिसका इग्निशन टेम्परेचर 220 है, तो वो तो जल्दी जलेगा ही जलेगा ना। इसीलिए मिट्टी तेल थोड़ा सा छिड़क देते हैं लकड़ी पे जलाने से पहले, ताकि आसानी से जले। कोयला जलाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, आग के जरिए जलेगा, लेकिन 454 तक पहुंचाओ। लेकिन उसी कोयला में थोड़ा मिट्टी तेल डाल दो, ठीक है, तो जिसका इग्निशन टेम्परेचर ये था ना 454, अब मिट्टी तेल की वजह से आसान हो गया ना। तो इग्निशन टेम्परेचर लो करके आसानी से जलाया जा सकता है, क्योंकि जितना ज्यादा इग्निशन टेम्परेचर किसी पदार्थ का होगा ना, उसको जलाने के लिए उतना ही प्रयास करना पड़ता है, वो उतना ही टफ होता है। और जो जिसका जितना कम होता है, वो कुछ तो ऐसे होते हैं फॉस्फोरस जैसे, जो खुद ही जलने लगते हैं। तो घास वास का भी बहुत ज्यादा नहीं होगा, अगर अपने आप वो आग पकड़ लेता है, कोई ऐसे माचिस लेकर के नहीं जाता है घास को जलाने के लिए, गर्मी की वजह से आग पकड़ लेता है, तो इसका मतलब ही ये है कि मे बी शायद उसका इग्निशन टेम्परेचर उतना ज्यादा नहीं है, वो अपने आप आग पकड़ लेता है, उसके कारण जंगल में दुर्घटना हो जाती है। अब यहां तक तो ये इग्निशन टेम्परेचर आपको समझ में आ गया, ठीक है। क्या आप बता सकते हैं कि कमरे के ताप पर माचिस की तिली अपने आप आग क्यों नहीं पकड़ लेती? इसका जवाब आपको पता चल गया है। नॉर्मली अपने आप आग क्यों नहीं पकड़ता है? क्योंकि ऑब्वियसली इसका इग्निशन टेम्परेचर कमरे के ताप से कहीं ज्यादा होगा, ठीक है ना।
अगर मान लो माचिस की तिली के ऊपर जो भी मटेरियल क्या लगा होता है अभी मैं बताऊंगा, जो भी मटेरियल लगा होता है और उसका इग्निशन टेम्परेचर मान लो 20 डिग्री हो, तो हर जगह आग ही आग होगा, माचिस अपने आप जलने लगेगा। लेकिन अगर उसका 90 डिग्री हो, 100 डिग्री हो, तो फिर अपने आप नहीं जलेगा, उसको उस लेवल पे ले जाना पड़ेगा, वो फ्रिक्शन से ले जाओ, जैसे भी ले जाओ। तो माचिस की तिली का डिजाइन ऐसे होता है कि वो अपने आप आग नहीं पकड़ता है। माचिस की तिली को इस पे रगड़ना पड़ता है बगल में, और फिर वो जलना शुरू करता है। इसका अपना साइंस। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा कि क्या होता है माचिस की तिली पे। हमने पाया कि जो दहनशील पदार्थ है ना, दाही पदार्थ, तब तक आग नहीं पकड़ सकता या जल नहीं सकता जब तक उसका ताप उसके ज्वलन ताप से कम है। मतलब अगर मैं आपसे कहता हूं कि ए नाम का कोई पदार्थ है, जैसे मैं मान लेता हूं ये घास है, और इसका प्रज्वलन ताप कुछ है 60 डिग्री, एक एग्जाम्पल, नॉट रियल। तो जब तक ये 60 पे नहीं पहुंचेगा तब तक ये जलेगा नहीं। इसका प्रज्वलन ताप से अगर कम है इसका अभी का टेम्परेचर, इसका प्रज्वल ये एक पैरामीटर है कि 60 डिग्री पे जलना शुरू कर देगा। मान लो जैसे लकड़ी का है ना, कितने पे, 300 पे जलना शुरू कर देता है, ठीक है। तो लकड़ी अगर 300 पे जलना शुरू करता है तो जब तक लकड़ी का टेम्परेचर 290 है, 299 है, नहीं जलेगा। जैसे ही 300 पहुंच जाएगा ये जलना शुरू कर देगा। तो ये बात तो यहाँ पे लिखा है कि अगर किसी जलाने वाले पदार्थ का उस टाइम का टेम्परेचर उसके एक लेवल टेम्परेचर प्रज्वलन ताप से कम होता है, वो नहीं जलेगा। जैसे वो इग्निशन टेम्परेचर को प्राप्त कर लेगा, जलना शुरू कर देगा। ठीक है ना। तो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या आपने कभी भोजन पकाने वाले तेल को आग पकड़ते देखा है? जब तलने वाला बर्तन लंबे समय तक जलते हुए स्टोव पर रखा जाता है, हाँ हाँ हाँ, ऐसा हो जाता है। कमरे के ताप पर मिट्टी का तेल और लकड़ी अपने आप आग नहीं पकड़ सकते, क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है, ठीक ठाक होता है, मतलब उतना भी ज्यादा नहीं होता है। बट अगर बहुत लो इग्निशन टेम्परेचर होता तो हम घर में इसको रखते ही नहीं, है ना। परंतु यदि मिट्टी तेल को थोड़ा गर्म कर दे तो वो आग पकड़ लेता है, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर 200 कुछ था, आपने देखा था 220 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। क्या इसका ज्वलन ताप लकड़ी के ज्वलन ताप से कम है? मिट्टी तेल का तो कम है, यस, तभी तो मिट्टी तेल लकड़ी पे डालते हैं। इसका अर्थ है, देखो यहां से प्रश्न बनते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका अर्थ है कि मिट्टी के तेल को रखने में हमें सावधानी बरतनी चाहिए। और निम्नलिखित क्रियाकलाप प्रदर्शित करता है कि किसी पदार्थ के दहन के लिए उसका ताप उसके ज्वलन ताप तक पहुंचना आवश्यक है। तो आपसे ये कंडीशन पूछा जा सकता है जो अभी मैंने बोला कि ए नाम का पदार्थ है, उसका प्रज्वलन ताप 120 डिग्री सेल्सियस है, तो वो किस टेम्परेचर पर जलना शुरू कर देगा? उसको जलाने के लिए उसका टेम्परेचर कितने ले जाना पड़ेगा? ये ऑप्शन में दे सकते हैं। एक मैं प्रश्न पूछ रहा हूं कि एक पदार्थ है जिसका प्रज्वलन ताप 120 डिग्री सेल्सियस है, तो उसको कंबशन करवाने के लिए उसके टेम्परेचर को कहां ले जाना पड़ेगा कम से कम? तो पहला ऑप्शन है 110, दूसरा ऑप्शन है कम से कम 140, तीसरा ऑप्शन है कम से कम 120, चौथा है कहीं भी जला दो। तो ऑब्वियसली कम से कम 120 पे पहुंचेगा तभी वो जलना शुरू करेगा। ठीक है ना। अगर 120 से कम होगा तो वो नहीं जलेगा। और माचिस अपने आप आग नहीं पकड़ता है, थैंक गॉड, इसका डिजाइन ऐसा है। तो माचिस में आखिर कौन सी चीजों का यूज किया जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वीबीआई, इसको थोड़ा सा समझ लो। ठीक है। हिस्ट्री ऑफ मैच स्टिक। ये वाला जो सरफेस है जिसपे ना ऐसे रब किया जाता है, जिससे फ्रिक्शन के कारण थोड़ा टेम्परेचर बढ़ता है और फिर वो आग पकड़ता है। इसमें व्हाइट फॉस्फोरस नहीं बल्कि रेड फॉस्फोरस, व्हाइट तो आप देखते हो ना अपने आप जलने लगता है, व्हाइट फॉस्फोरस यूज करेंगे तो खतरनाक होगा। तो रेड फॉस्फोरस एंटीमनी सल्फाइड का ये लगाते यूज करते। ये प्रश्न है, आरपी प्लस एएस, ये दोनों याद रख लो, यहाँ पे लगा दो। और ये तो लकड़ी है, लेकिन ये जो होता है ना, ये वाला मसाला हेड पे जो लगा होता है, इस पे पोटेशियम क्लोरेट या ग्लास पाउडर,
पोटेशियम क्लोराइड ग्लास पाउडर, ये लगा होता है। तो इसको बनाने के लिए इन्हीं पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। और उसमें देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा गया है। माचिस का इतिहास बहुत पुराना है। 5000 से अधिक वर्ष पहले प्राचीन मिस्र में सल्फर यानी कि गंधक में डुबोए गए चीड़ की लकड़ी के छोटे टुकड़े माचिस की तरह उपयोग किए जाते थे। मिस्र में, सॉरी, हाँ, एंशिएंट इजिप्ट में गंधक में डुबोए गए चीड़ की लकड़ी का उपयोग किया जाता था उस टाइम। साइंस उतना नहीं था, तरक्की वाला नहीं था, लेकिन एप्लीकेशन तो ऑलवेज मानव सभ्यता जितनी पुरानी है तो अपने बुद्धि से वो लोग यूज करते थे। बट अगर आधुनिक की बात करें, मॉडर्न सेफ्टी माचिस की बात करें, सेफ्टी इसलिए क्योंकि उसमें सेफ्टी प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जाता है ना। तो आधुनिक निरापद माचिस का विकास ये लगभग 200 वर्ष पूर्व हुआ था। क्या लिखा हुआ है? द मॉडर्न सेफ्टी मैच, जो कि हम घर में यूज करते हैं आज के टाइम में, उसका इतिहास बहुत पुराना नहीं, लगभग 200 साल पहले, बट आज के टाइम में हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण। अभी देखो यहाँ पे श्वेत है, अभी मैंने बोला था रेड, लेकिन यहाँ पे व्हाइट फास्फोरस दिखा रहा है। तो अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, तो शुरुआत की मैं बात बता रहा हूँ। एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड श्वेत फास्फोरस का मिश्रण कुछ गोंद और स्टार्च के साथ मिलाकर उचित लकड़ी से बने माचिस की तीली के सिरे पर लगाया जाता था, है नहीं था। तो इतिहास क्या कहता है? सेफ्टी माचिस की शुरुआत के क्रम में एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, ATS लिख देता हूं मैं, ये पोटेशियम क्लोरेट प्लस व्हाइट फास्फोरस, ये याद जरूर रखना, अभी ये व्हाइट यूज नहीं होता है, लगाया जाता था उस तीली के ऊपर। और जब इसे खुरदरी सतह से रगड़ा जाता था ना, तो घर्षण की ऊष्मा के कारण थोड़ी गर्मी मिलती थी और श्वेत फास्फोरस सीधे जलने लगता था और माचिस की तीली का कंबशन शुरू हो जाता था। अभी क्या होता है आज के टाइम में? श्वेत फास्फोरस, आपको पता है ना कि इसकी कहानी, क्योंकि चलो उस टाइम में अगर उतना ज्यादा साइंस के बारे में जानकारी नहीं भी थी 200 साल पहले, तो कम से कम अब तो हम श्वेत फास्फोरस को अच्छे तरीके से जानते हैं और जानबूझ के हम खतरनाक चीज को तो घर में नहीं रख सकते ना। परंतु श्वेत फास्फोरस, अब देखो यहाँ पे यही पॉइंट आ गया, श्वेत फास्फोरस माचिस उद्योग में काम करने वाले और माचिस का उपयोग करने वाले दोनों के लिए खतरनाक सिद्ध हुआ। दुर्घटना हुई तो फिर ये चीज अच्छी नहीं थी, इसीलिए था की बात हो रही है। आजकल क्या हो रहा है, अब यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहा है। आजकल सेफ्टी माचिस के सिरे पर केवल एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा रहता है। दिस इज VBI पॉइंट राइट नाउ। इसके सिरे पर यही मैंने बोला था, पोटेशियम क्लोरेट, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, ग्लास पाउडर भी हो सकता है। तो आपके एनसीईआरटी में जो लगा, मतलब इनपुट दिया हुआ है ना, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से याद रख लो, क्योंकि कई चीजें और हैं जिसमें मिसिंग है इसमें, है ना। लेकिन जो है हमारे लिए वही सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन है, क्योंकि इससे इसको हम झूठ नहीं मान सकते हैं, या हम मान के चलने की अगर पूछा भी जाएगा तो हमारे पास यही विकल्प होगा। तो केवल क्या लगा होता है? पोटेशियम क्लोराइड और एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, और रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित कांच और थोड़ा सा लाल फास्फोरस लगा होता है, जो कम खतरनाक होता है। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो तिली है, जो यहाँ पे पॉइंट लिखा है, उसी को सच मान के हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। इस तिली पे हम क्या लगाते हैं? इस तिली पे मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूं, ठीक है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, ATS, ठीक है, आप खुद समझ लेना, याद रखना है, एंड पोटेशियम क्लोरेट, PC, ठीक है जी। और जो सतह है जिसपे इसको रगड़ा जाता है, द रबिंग सरफेस हैज ग्लास पाउडर, GP, एंड रेड फास्फोरस, RP। तो यहां जो मैंने ये एक दूसरा विजुअल आपको दिखाया था, उसमें आपको कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए मैं यहाँ पे अब आपको सीधे सीधे बता देता हूं कि सरफेस पे RP
प्लस ग्लास पाउडर, और यहां पे पोटेशियम क्लोरेट और ATS लगाते हैं। तो ये चीज आप बुक के हिसाब से याद रख लो। इसका पूरा और भी साइंस है, लेकिन उतना साइंस आप लोगों को पढ़ना नहीं है। तो कोई पूछेगा क्या लगा होता है माचिस की तीली के ऊपर, तो आप कहेंगे अभी मॉडर्न सेफ्टी मैचिस में लाल फास्फोरस का यूज होता है, ना कि व्हाइट फास्फोरस, और वो भी लाल फास्फोरस जो कम खतरनाक है उसको लगाते हैं सतह के ऊपर, रगड़ने वाले सतह के ऊपर, इसके ऊपर। और जो ये है ना, इसके ऊपर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड पोटेशियम क्लोराइड लगाते हैं। जब माचिस की तीली को खुरदरी सतह पर रगड़ा जाता है तो कुछ लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में बदल जाता है। यह तुरंत माचिस की तीली के सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोराइड से अभिक्रिया करके पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न कर देता है, जिससे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का दहन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है ना। तो इसके ऊपर जो रेड फास्फोरस है वो व्हाइट में कन्वर्ट होगा, और उसके बाद फिर पोटेशियम क्लोराइड से ये व्हाइट फास्फोरस इसके ऊपर पीसी है ना, ठीक है ना, तो वो रिएक्ट करेगा और एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का दहन शुरू हो जाता है। चलो भैया, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड जलना शुरू करेगा, माचिस जलना शुरू कर देता है। तो होप जितना कंफ्यूजन है इसमें ना, वो कंफ्यूजन शायद आपको दूर हो गया होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। होपफुली हुआ कि नहीं, आप सोचो एक बार फिर से, देखो क्या लिखा हुआ है और क्या यूज होता है और कैसे ये सिस्टम काम करता है, और दहन किसका होता है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का दहन शुरू हो जाता है एक रिएक्शन के थ्रू। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा, और आगे और भी चीजें हैं लेकिन ये अगली क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, फिलहाल एक दो प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न से पहले ये पॉइंट मैं नहीं भूल सकता, ये पॉइंट क्या है, ये भी तो जरूरी है ना। सेशन को लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो, करो करो करो, लाइक भी करो। जिन्होंने नहीं किया है मैं उनको बोल रहा हूँ, तो जिन्होंने लाइक सब्सक्राइब कर लिया है वो तो फिर तो मेरे नजर में वो सब हीरो है, और जिन्होंने नहीं किया वो भी करेंगे, मुझे पक्का पता है। कर लो ना, क्या दिक्कत है, पैसे थोड़ी लग रहे हैं। पदार्थ जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा दे दायी पदार्थ कहलाते हैं, और कौन सा पदार्थ कंबसेबल नहीं है, नहीं कंबसेबल है। लोहे के कील नहीं है, कांच नहीं है, पत्थर भी नहीं है, लकड़ी कोयला डीजल पेट्रोल ये सब हो सकता है। तो इसका आंसर डी विकल्प के साथ होगा। मैग्नीशियम का फीता वायु में जलने पर क्या उत्पन्न करता है, अभी हमने बात भी की और पहले भी हमने पढ़ा है कि हवा में जब जलता है तो पहले तो मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है वो, ठीक है, और क्या देता है, धू धू करके जलता है, तो लाइट भी ऊष्मा भी, है ना। तो कौन सा ऑप्शन होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश। ठीक है, डन। निम्नलिखित में से कौन सा दाह्य पदार्थ नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंबस्टेबल सब्सटेंस, इसमें नहीं वाला पूछा जा रहा है। तो कौन सा नहीं जल सकता है, कुछ तो आप जानते हैं ना इन सबको, इसमें से कौन सा आसानी से नहीं जल सकता है, तो इसका जवाब भी आपको पता है, ये तो ग्लास ही होगा, कांच, ग्लास, लोहे की कील, ये सब ऑब्वियसली। जलती मोमबत्ती पर गिलास उल्टा रखने पर वो कुछ समय बाद बुझ जाती है, मोमबत्ती जल रही है, इसके ऊपर इसको ढक दो, तो किसकी अनुपलब्धता के कारण ये बुझ जाएगा, तो ऑब्वियसली इसके बारे में भी हमने बात की है कि मोमबत्ती को जलाने के लिए या किसी भी कंबशन प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए एक इनपुट पदार्थ की जरूरत होती है, और वो पदार्थ है आपका एयर, ऑक्सीजन। ठीक है, पांचवा आपके सामने है कि यदि किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाती है तो उसे बुझाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है, कपड़ों में आग लग जाए अनफॉर्चुनेटली, तो पानी डालो या फिर अग्निशामक का प्रयोग करो, व्यक्ति को ऊनी कंबल से ढक दो या व्यक्ति को पॉलीथीन के चादर से ढको, ये काम तो मत करना। ऑक्सीजन कट करना पड़ेगा, और थोड़ा सुरक्षित तरीके से, कंबल से ढकना ज्यादा सुरक्षित होता है, अभी हमने इसके ऊपर बात भी की। ठीक है,
निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उच्च ज्वलन ताप अपेक्षित है? द सब्सटेंस एक्सपेक्टेड टू हैव हाईएस्ट इग्निशन टेम्परेचर आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो एग्जैक्टली इग्निशन टेम्परेचर याद करने की जरूरत नहीं भी होती है, क्योंकि कुछ का तो मैंने लिस्ट बता दिया है, लेकिन मिट्टी, तेल, पेट्रोल, कोयला और अल्कोहल में क्या आपको लगता है कि कौन मुश्किल से जलेगा, मतलब जिसको जलाने में आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा? अगर किसी को जलाने के लिए आपको ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है, ज्यादा मतलब किसी पदार्थ को कंबशन करने के लिए, तो जाहिर सी बात है उसका इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा होगा। अब मिट्टी, तेल, पेट्रोल, अल्कोहल और कोयले में हमने देखा था 450 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा था कोयले का इग्निशन टेम्परेचर। मैंने कुछ का लिस्ट बताया था ना, ये लिस्ट देख लो, वो भी, हाँ ये देखो लगभग है ये, किसी किसी लिस्ट में आपको ये डेटा थोड़ा अलग मिल जाएगा, पर ये लगभग लगभग 454। और डीजल, पेट्रोल, मिट्टी, तेल देखो 200, 250 के आसपास, ठीक है ना। तो उस हिसाब से ये बन गया, डन है, और डन है तो फिर डन है, और आज की कहानी भी डन है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब करो सभी लोग। ओके बाय।